Okay, now our next topic is methods of sampling. सैम्पलिंग की कैसे मेथड, जैसे मैंने बोला हुआ है कि आपको सैंपल सिलेक्ट करना है तो उसके अलग अलग मेथड है। अब कौन सी कैसे कैसे मेथड करनी है, ठीक है। वेदांत आपकी जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर। नाउ फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। आपके पास पॉपुलेशन का डेटा है, उसमें से किसी को भी 50 लोग को उठा दो, ठीक है। आपके पास आपके स्कूल के 2000 स्टूडेंट्स है, उसमें से एनी रैंडम 50 स्टूडेंट्स को उठाओ, उसको रैंडम सैम्पलिंग बोला जाएगा। ओके, क्लियर। 200 स्टूडेंट है, उसमें से सिर्फ सिलेक्ट कितने करने हैं आपको, कोई भी 50, कोई भी 50, कैसे भी 50 को उठा लो, कोई भी 50 होने चाहिए। इट इज, आई एम नॉट सेइंग एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं होना चाहिए, वो कोई भी 50 हो सकता है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो, सेकंड का हो, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 9th, 7th, कोई भी 11th, 12th कोई भी हो सकता है। दैट इज कंसिडर एज रैंडम सैम्पलिंग। सबके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें लिखा हुआ है ब्लू में, रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। अब आप ऐसा क्राइटेरिया रखते, क्राइटेरिया ऐसा रख, जैसे ही क्राइटेरिया रखा ना, उसको रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोला जाएगा। दैट वोंट बी कंसिडर एज रैंडम सैम्पलिंग। ओके, रैंडम सैम्पलिंग कैसे होगा कि कोई भी आप, कोई मतलब कोई भी तरीके से किसी, कोई भी 50 लोग को सिलेक्ट कर रहे हो, उसको रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है कोई, वरना सर इक्वल चांस मतलब क्या? इक्वल चांस मतलब सबको, देखो कौन था, किससे पूछा, मुझे सुना नहीं। सर मैंने। हाँ, हेरिन। हेरिन, अब इक्वल चांस मतलब देखो, इधर आप लोग 9 लोग बैठे हो, उसमें से कोई भी 3 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं कोई भी 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रैंडम सैम्पलिंग। अभी रैंडम सैम्पलिंग में, ओके चलो, हैफेजार्ड और रैंडम में दोनों में भी डिफरेंस है। ओके, अब रैंडम सैम्पलिंग में देखो, एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो बोला उसमें रूल्स आएंगे, रूल्स इंक्लूड होंगे। अब कैसे रूल्स, इफ आई वांट टू सिलेक्ट any 50 people who can run properly, तो वो रैंडम सैम्पलिंग होगा। हैफेजार्ड सैम्पलिंग कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे, उसको हैफेजार्ड होगा। इक्वल चांस जो तुमने बोला हेरिन, अगर मैं आपको, आपकी जो एग्जाम होने वाली है संडे, उसमें से बोलूं जिसके 25 में से 20 आएंगे उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो दैट विल बी आल्सो कंसिडर्ड रैंडम सैम्पलिंग। सबको इक्वल चांस मिल रहा है, सबको पढ़ाई करने का चांस मिल रहा है, सब लोग अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो 20 के ऊपर लाएगा उसको चांस मिलेगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, हाँ। अभी इक्वल चांस मिलना सबको जरूरी है। सी हैफेजार्ड और रैंडम में उतना ही फर्क है। हैफेजार्ड में जैसे मैंने बोला, उसमें रूल्स नहीं आएंगे, उसमें कैसे भी उठा लो कोई भी 50। लेकिन इधर रैंडम सैम्पलिंग में आपको एक क्राइटेरिया, एक ही क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। 2-3 क्राइटेरिया रखोगे वो वैसा नहीं होगा। जैसे जो लोग 100 मीटर में क्वालिफाई हो रहे रनिंग के 100 मीटर में, उनको सिलेक्ट करें, टॉप 3 आएंगे, तो हर एक क्लास में से टॉप 3 को मुझे सिलेक्ट करना रहेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? यस राज। सर जैसा आपने बोला कि लाइक टॉप 3 कोई भी सभी क्लास में से अगर आपको सिलेक्ट करना है, हम्म, तो सर वो रैंडम कैसे होगा? टॉप 3 तो लाइक वो सभी को इक्वल चांस थोड़ी होगा। हाँ, क्यों, सब लोग दौड़ेंगे तो सब, सभी ना, दौड़ने तो सब वाले हैं। हाँ ये अब, हाँ, अभी उसमें से जो, अगर मुझे सिलेक्ट करना है टॉप 3 को, तो अब वो मैं टॉप 3 कैसे सिलेक्ट करूंगा, वो बोल। तो जो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा वैसे हाँ, तो वही हुआ ना, सबसे वो फास्ट रैंडम। होगा। बट रैंडम सैम्पलिंग में देखो, एक है ना, आपको डिफरेंस दिया हुआ है बाजू के पेज में, देखो पहले वो कर लेते फिर आगे बढ़ते। अनोखी और राज, एक बार आप वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका डाउट सॉल्व करवाता हूँ। ओके, देखो, ओके सर। हैफेजार्ड और रैंडम में, रैंडम सैम्पलिंग इज इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। रूल्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे आपको क्राइटेरिया कोई सिलेक्ट करना है या कोई भी वो क्राइटेरिया है। देखो हैफेजार्ड में कैसा है,
FSR is not in the accordance of the rules. देखो, random sampling allows every item an equal chance or equal probability of being selected in the sample. अब FSR sampling does not allow every item in equal chance. मैं कोई भी जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में से जो फर्स्ट 3 आएंगे वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। FSR में चल ये लड़का, ये लड़की, बस खत्म, ये FSR हुआ। रैंडम सैम्पलिंग में मैं सबको चांस दे रहा हूँ, सब दौड़ो सब, लेकिन उसमें से जो टॉप 3 आएगा उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इन वे तो रैंडम ही हुआ कि भाई सबको चांस मिल रहा है, उसमें से कोई भी 3 दे रहा हूँ। ऐसा भी बोल सकते, अगर टॉप 3 नहीं लेना चाहते तो आपके पास दूसरा क्राइटेरिया है, सबको दौड़ाओ, फिर मुझे लगे कि नहीं ये 3 अच्छा दौड़ रहे, अभी वो टॉप 3 हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सबको दौड़ाओ, मुझे लग रहा है अगर कोई ऐसा हो कि 4th था या 5th था, लेकिन वो दौड़ने की उसकी 200 मीटर में वो फर्स्ट 100 मीटर बहुत फास्ट दौड़ा था, लेकिन वो सेकंड में नहीं कर पाया, सेकंड 100 मीटर में नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, चलो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन रैंडमली मैं सिलेक्ट करूंगा। दौड़ाओ सबको, लेकिन उसके बाद FSR में कैसे दौड़ाना ही नहीं है, सिलेक्ट कर लो ऐसे ही। ओके, यस अनोखी, अभी आपका डाउट पूछो। सर यही कि जैसे अगर आप रैंडम में अगर कोई भी 10 ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लेते तो सर जो बाकी के फॉर एग्जांपल 30 या 40 स्टूडेंट्स जितने भी है तो सर उनके लिए तो ये इक्वल चांस नहीं होगा ना। वो FSR में होगा अनोखी। अगर रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें कोई एक रूल्स के हिसाब से जा रहा हूँ। देखो एक बार डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो FSR वाला है। रैंडम में हम चांस दे रहे हैं सबको दौड़ने का, फिर लगे कि कोई भी 3 उठा लो तो वो ठीक है, बट दौड़ने का चांस तो सबको देने वाले। ओके, चलो आगे देखो उसमें। इन अदर वर्ड्स एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ एवरी आइटम ऑफ the universe being selected in a sample. Which of the various items of the universe should get selected in a sample is beyond the control of investigator. The selection is left entirely on the chance factor. This method is used particularly when the various items of the universe is homogeneous or identical to each other. This method is impartial or uneconomical. Random sampling may be done any way. See, देखो अब लॉटरी वो रैंडम हुआ ना, लॉटरी रैंडम है, लॉटरी लगी आपको तो आप सिलेक्ट हुआ। अभी किसी को वो जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी लॉटरी लग सकती है, जिसके पास बहुत पैसा है उसको भी लग सकती है। अब हम ऐसा बोलेंगे जिसको पैसा है उसको क्या जरूरत है लॉटरी जिताने का, ऐसा नहीं है, वो तो रैंडम होता है ना। हाउजी खेलते हो, ठीक है, सबने हाउजी खेली हुई है, यस सर। वो क्या होता है, वो रैंडम होता है, जीतने वाला तो रैंडम ही हुआ ना। भले एक आदमी को 5 प्राइज मिले, क्या फर्क पड़ता है, अब वो तो नसीब पे, लक पे है। उस सबको चांस मिला था, सबको टिकट एक ही टाइप की टिकट दी थी। हाँ, अब उसमें ऊपर नीचे हो गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक मिनट, चलो ओके। तो लॉटरी मेथड कैसा है कि हाउजी भी एक लक है, ठीक है। आप काफी लोग कार्ड्स खेलते होंगे, 3 पत्ती या पोकर, वो सब आप ऑनलाइन भी खेलते होंगे काफी लोग, तो दैट इज प्योर लक। या ऑनलाइन जो खेलते हो ना आप लोग, वो तो जानबूझ के हराया जाता है या जानबूझ के जिताया जाता है। उसमें हम समझते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, बट वो सामने वाला कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, ठीक है। कैसीनो जो होता है वो भी लक पे चलता है, बट उसमें भी लक फैक्टर 60% है, 40% वहां पे जो लोग खिलाते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जीतना है कि नहीं जीतना, ठीक है। लॉटरी मेथड कैसा है टोटल, यहाँ अभी इंडिया में लॉटरी मेथड बैन है। सबसे पहली चीज, इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, सिर्फ गोवा के अलावा कोई भी जगह पे कैसीनो नहीं है पूरे इंडिया में, बिकॉज वहां पे अलाउ है, बाकी सब जगह पे वो गैम्बलिंग है। तो गैम्बलिंग वो हमारे यहाँ नहीं अलाउ है, बट लॉटरी की बात करें तो लॉटरी में जैसे हाउसी, मैं सबसे एक बेस्ट एग्जांपल तो ये लॉटरी मेरे का हाउसी बोलता हूँ कि हाउसी सबसे बेस्ट है। आपको पता नहीं है कि सामने वाला जो खिला रहा है वो किसके साथ तरफ से खिला रहा है, वो तो जनरल कॉमनली खिला रहा है, आपको वो बाद में वो ऐड हो नहीं हो वो डिपेंड करता है। ओके,
क्लियर? कोई कंफ्यूजन लॉटरी मेथड में? ओके, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं कि some statisticians have prepared a set of table called table of random numbers. A sample is framed with the reference of this table. Of all these tables, Tippett's table is the most widely used. हमारे यहाँ नहीं यूज होता, but Tippett's table होता है. उसमें कैसा था? Using 41,600 figures, Tippett has involved 10,400 numbers, comprising all 4 units of each. Okay. For the use of this method, all items of the universe first arranged in order, then using Tippett's table required the number of items are selected as per the need of the sample. इसका मतलब बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है. ये टिपेट टेबल हमारे यहाँ नहीं यूज होता, इंडिया में यूज नहीं होता, वो बाहर यूज होता है. आउटसाइड इंडिया के कंट्री में टिपेट टेबल यूज होता है. बट 41,600 नंबर्स होते हैं और उसमें से 10,400 नंबर्स को यूज करके एक टेबल बनाया जाता है. डिटेलिंग हमें समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है. वो सिर्फ टिपेट करके एक बंदा था जिसने टेबल बनाया था, वो उसके बारे में बोला गया है, रैंडम टेबल के बारे में. ओके, क्लियर? इसका एग्जांपल मीनिंग हो सकता है कोई भी एक नंबर. एक मिनट अनोखी, एक मिनट. एक रैंडम टेबल बनाया गया है जिसकी वजह से आपको यूज होता है. उसका रैंडम टेबल है जिसकी वजह से उसका यूज होता है और उसमें से विनर्स सिलेक्ट किए जाते हैं लक के हिसाब से. बोलो अनोखी. सर बस मुझे यही पूछना था कि इसका रिलेशन रैंडम सैम्पलिंग से हाँ, उसके हिसाब से कैसे, सैंपल मतलब में इसमें हाँ, क्या होता है? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. सी डिटेल मैं क्या बोला कि आपको जैसे लॉटरी है, लॉटरी हमारे यहाँ पहले थी, ठीक है, इसलिए उसका नॉलेज है. टिपेट टेबल तो पहले से है ही नहीं इंडिया में, इसलिए बहुत कम जगह पे आपको, आप गूगल पे जाके भी टिपेट टेबल लर्न देखोगे ना, तो बहुत रैंडम टेबल आएगा, उसमें नंबर्स लिखे होंगे, दिमाग के बाहर चला जाएगा. तो वैसे भी डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, चलो मेरिट्स कहाँ अनोखी अभी चली, मुझे लगा गूगल पे अभी देखने चलेगी, वीडियो ऑफ किया तो. चलो मेरिट्स. अब फायदे क्या है? दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. हाउजी खेलते हो, उसमें सामने वाला बंदा वो आपका फ्रेंड हो, तो बोले कि भाई तू मेरा नंबर निकालना 35 नंबर, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको आप उसके फ्रेंड हो, तो ऐसे उसके बहुत सारे फ्रेंड है, सब ब्राइब देंगे कि भाई मैं जो जीतूंगा ना उसमें से 10 रुपए तेरे, चल जा तो ये नंबर निकाल. तो ऐसे तो बहुत सारे ब्राइब देने वाले हैं ना. ओके, तो फ्री फ्रॉम बायस है, बायस नहीं है इसमें. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज each and every item of the universe stands equal chance of the being selected. 1 to 99 नंबर्स होते हैं हाउसी में, सबको सब नंबर्स को चांस मिलता है कि बाहर आने का, और सब पार्टिसिपेंट्स को चांस मिलता है जीतने का. अब किसके कितने नसीब. मेरा नसीब तो हाउसी में बहुत बुरा है, मुझे कभी भी प्राइज मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं खेलता ही नहीं. मुझे बोर लगता है कि यार सारा मैं जीतू ही नहीं, तो वो गेम खेल के क्या फायदा. जयनाम कहाँ गया? तीसरी 3 बार बोलूंगा जैनम, फिर निकाल दूंगा, फिर मैं एंटर नहीं होने दूंगा वापस. कहाँ गया था? पानी पीने? कॉल आया सर. ओके, तो ईच एंड एवरी पर्सन को चांस मिलता है यूनिवर्स में. अगर आप जो जो बहुत बड़ी हाउसेस होती है ना, उसमें 200-300 लोग हाउसी खेलते हैं. अब सोचो आपको उसमें से जीतने का चांस कितना. बहुत रेयर. मेरे जैसा तो जीते ही नहीं, वो मुझे पता ही है कि इसलिए इसे बड़े जगह पे तो मैं जाता ही नहीं. अगर कोई जाता है तो वो रिस्क पे, वो लक पे डिपेंड करता है कि लक कितना आपका यूज होता है. ओके, चलो आगे. थर्ड, द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल. सबको इक्वल चांस मिलता है, और जीत के ज्यादा नंबर्स आए वो बंदा जीतेगा, वो पर्सन जीतेगा. नाउ दैट यूनिवर्स मतलब सबको पास टिकट्स तो सेम ही है, नंबर्स अलग होंगे हर एक के पास, बट रिजल्ट कौन जीतेगा? जिसके नंबर ज्यादा आए. ओके, तो और नंबर्स किस में से आने वाले हैं? 1 to 99 में से आने वाले. टिकट पे नंबर्स भी 1 to 99 के बीच में ही लिखने वाले,
तो यूनिवर्स में से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो वो दोनों रिप्रेजेंट तो एक ही को कर रहे हैं। फोर्थ, देयर इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके आएगा वो जीता, बात खत्म, बाकी सब लोग पैसे वेस्ट। 100 रुपए की टिकट हो, 20 रुपए की टिकट हो, 50 रुपए की टिकट हो, आपके पैसे वेस्ट। जो लोग लॉटरी पहले जीतते थे ना, वो कुछ लोग को लॉटरी की बहुत लत हो गई थी पहले, कैसा था 100 रुपए में, 50 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500, 2000, 10 हजार की लॉटरी लेते थे। 10,000 की लॉटरी लो तो लगने प्राइस लगने की चांसेस भी 10 लाख 15 लाख थे। अब पहले बीच में क्या हो गया कि ये लॉटरी सिस्टम की वजह से क्या था, लोग पैसे घुमाते थे, ठीक है, और लोग चीटिंग करते थे। जो लोग लॉटरी बनाते थे ना, वो लोग चीटिंग करते थे। वो लोग ऐसा बोलते थे कि भाई प्राइस इसको लगा, बट बाद में एट द एंड पता चलता था कि वो तो जो ओनर या जो बनाने वाला था उसके कोई दूर के रिश्तेदारी होते थे, सिर्फ देने के लिए नाम प्राइस देते थे, फिर पैसे नहीं देते थे। ऐसा सब कुछ चीटिंग होती थी, इसलिए लॉटरी हमारे यहाँ बंद कर दी। हाँ, पर स्टॉक मार्केट अलाउ है, वो सबसे बड़ा जुआ है, लेकिन वो अलाउ है, वो हमारे यहाँ अलाउ है, क्योंकि वो वहां से पैसा बहुत बनता है और बहुत हारा जाता है। आपको डिटेलिंग स्टॉक मार्केट के लिए तो कपिल सर से ज्यादा कोई दे नहीं पाएगा नॉलेज, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में बहुत आगे है। आई एम वेरी, आई वुड से दैट आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट, बट वो है एक बड़ी रिस्की चीज। वो रैंडम सैम्पलिंग है, अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हो, वो आज वो प्राइस बढ़ गई, हाँ, रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोल सकते, बट वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। बट लॉटरी मेथड से कुछ अलग नहीं है, बट अलाउ है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी डीमेरिट्स, डीमेरिट्स की बात करें, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिट। सोचो, हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, 10 नंबर बाकी है और फाइनल प्राइस अनाउंस हो गया, तो यानी 10 नंबर तो रह गए ना, और 10 नंबर में से हमारे पास से 2 नंबर, सबको चांस मिला, सब नंबर्स को बाहर आने का चांस मिला? नहीं, सब नंबर को बाहर आने का चांस नहीं मिला। अगर सब नंबर बाहर आते तो विनर, हाँ, अगर सब नंबर आते तो सब विनर हो गए ना। अगर इमेजिन करो कि हाउसी के 1 to 99 नंबर्स बाहर आ गए, तो सबके पास उसमें से कोई ना कोई नंबर तो होगा ही, सब नंबर तो आ ही जाएंगे, तो विनर किसको डिसाइड करोगे? यानी ये डीमेरिट है कि सब नंबर्स बाहर नहीं आते, उससे पहले ही विनर डिसाइड हो जाता है। ओके, सेकेंड, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। कई बार आप लक पे ज्यादा फोकस होता है एज कंपेयर टू हार्ड वर्क, कि भाई आपने 100 रुपए की टिकट ली है तो आपको प्राइस मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। कोई 10 रुपए वाली टिकट लेता है तो भी जीत जाएगा लॉटरी मेथड में, कोई 5,000 वाली लेता है तो भी जीत जाएगा, सबको चांस नहीं मिलता। ओके, चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरिट्स डीमेरिट्स में? मेरिट्स डीमेरिट में किसी को कंफ्यूजन? एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लेना। जय, तू बहुत कम बोलता है ना, डाउट्स बहुत कम निकलते तेरे। यस संडे के एग्जाम में तैयारी रखना। मैं थर्सडे को डाउट सेशन रखने वाला हूँ, सिर्फ डाउट सेशन, चैप्टर 1 और 2 का। आप टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पूछना हो, पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक पता नहीं चल रहा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ सिर्फ डाउट सेशन थर्सडे को। ओके, 45 मिनट। यस अनु? सर जो मेरिट्स में ना सेकंड और थर्ड पॉइंट है सर, उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब देखो, सेम ही हुआ ना दोनों पॉइंट? ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सबके पास टिकट है तो सबको चांस मिलेगा जीतने का। थर्ड पॉइंट में क्या है, यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेटेड बाय द सैंपल, मतलब 1 to 99 नंबर्स में से ही हाउसी के नंबर्स आएंगे, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेंट्स की बात चल रही है सेकंड पॉइंट में, इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1 to 99, और उसमें से सैंपल कितने आएंगे जहां तक आ सके। अगर
10 नंबर रह गए हैं, 89 नंबर आए, उसमें विनर डिसाइड हो गया तो ठीक है। ओके ओके। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर यस जी। सर मैनेजमेंट सर फर्स्ट पॉइंट कंपलसरी थोड़ी है कि पर्सनल बायस से दूर ही रहेगा सर, यानी कभी कभी तो होगा ही ना पर्सनल बायस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इसलिए देख तू कभी भी जाएगा ना कहीं पे हाउजी के लिए, तो ऐसे हाउजी खिलाने के लिए भी लोग होते हैं। अब एक चीज समझ, तू तू हाउजी खिलाने के लिए मास्टर है, ठीक है, तुझे आता है बहुत अच्छी तरीके से खिलाना, बट देट तो तेरे को पैसे पे किए जा रहे हैं हाउजी खिलाने के, अब तू ब्राइब लेगा तो तेरे बायस होगा, तो कोई मतलब रहा? सिद्धांत? यानी सर प्रॉफिट तो होगा ही ना सर, वो खिलाने के बट लिए पैसे मिल रहे हैं, ड्राइव भी मिल रहा है। देख मैं तेरे को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा मिल रहा है तो तू ब्राइब लेगा। पुलिस वाले क्यों सर ब्राइब अगर देख मैं पुलिस वाले क्यों सफिशिएंट ब्राइब हो तो, पुलिस वाले क्यों ब्राइब लेते हैं, या पॉलिटिशियंस क्यों ब्राइब लेते हैं? क्योंकि वो उन लोगों को सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिलता इसलिए। वन ऑफ द रीजन फॉर पुलिस इज दैट, बट ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि उनको कम पैसा मिल रहा है तो उनको ब्राइब लेना चाहिए, वो जस्टिफिकेशन मैं नहीं बोल रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट मिल रहा है तो ब्राइब नहीं आपको। सी, मुझे मेरे जॉब से क्या बोल सकते हैं, सच्चाई रखनी। अब मैं टीचर हूँ आपको, ठीक है, एक सिंपल सिंपल बात बोल रहा हूँ, मैं आपको क्लासेस में पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। अब कोई भी पेरेंट मेरे पास आता है कि सर आप मेरे बच्चे का पर्सनल ट्यूशन ले लो, मुझे क्लासेस में नहीं दे, दैट वुड बी इनजस्टिस, गलत काम करूंगा मैं, करेक्ट? क्योंकि मुझे क्या है, जैसे तूने जो बोला वही चीज हुई ना, बायस ही हुआ ना इसमें, दोनों का हाँ पॉइंट सर। एक ही हुआ ना। बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि एक साल मुझे फायदा होगा, बट नेक्स्ट ईयर बाद में जो क्लासेस वाले हैं वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, कपिल सर ट्रस्ट नहीं करेंगे, यार ये तो लेके जा रहा है मेरे स्टूडेंट्स को अलग पर्सनल ट्यूशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो ट्रस्ट नहीं होगा आप में। क्लियर? यस सर। पर ओके सर हाँ जी। पर सर वो तो आप पर्सनल अपनी मर्जी से करा रहे हो ना, बट और आपको बट उसकी फीस अलग से मिल रही है, तो फिर वो मतलब चलेगा ना, मतलब कोई। क्लासेस में आप पहले आए थे और उसके बाद आप बोल रहे हो कि पर्सनल में वो, क्योंकि आप अलग से पढ़ा लो, मैं आपको पैसे ज्यादा दूंगा, बट मेरा काम क्या है, क्लासेस में पढ़ाना। अब मुझे पर्सनल ट्यूशन, अगर आप क्लासेस में नहीं आते और मुझे पढ़ाते, मुझे मिलते पहले, तो बात अलग है, तो मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इधर 2 महीना 3 महीना रहने के बाद आप बोलते हो कि नहीं मुझे पर्सनल में पढ़ाओ, तो वो गलत चीज होगी। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा, मैं स्कूल का टीचर हूँ, अगर मैं अभी नहीं हूँ लेकिन हूँ, और मुझे स्टूडेंट बोले कि सर आप मुझे पेपर दे दो मैं आपके ट्यूशन में आऊंगा, तो पर्सनल बायस हुआ ना। मैं वैसे देता नहीं हूँ किसी को पेपर, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी, भले मुझे 50,000 दे एक पेपर का, मैं देता नहीं हूँ, मेरे एथिक्स है। तो पर्सनल बायस कब होगा, जब अगर मैंने देना शुरू कर दिया तो वो पर्सनल बायस हो गया। अगर हाउसिंग के मैं नंबर आने से पहले कोई हिंट दे दूं किसी को, तो वो पर्सनल बायस हो गया। मयूर तेरा कैमरा रेगुलरली ऑफ हो रहा है, राज तेरा कैमरा ऑफ है। पर सर कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि कुछ टीचर्स को लाइक सफिशिएंट मनी होने के बावजूद सर ग्रीड होता है, तो फिर हो हाँ सकता है कि वो वो ग्रेड पर्सनल सी बाइस में वो, हो भी जाए, हाँ, मतलब पर वो कि सी दे भी दे पेपर। वो ग्रेड इंडिविजुअल पर्सन पे, मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स नहीं देते, बट अब कुछ 10% टीचर्स की वजह से वी कैन नॉट ब्लेम द होल सेक्शन ऑफ टीचर्स, करेक्ट?
कुछ पॉलिटिशियन तो चलो छोड़ दो, वो तो लेते ही है ब्राइब तो, बट करप्शन करते ही है। कुछ पुलिसमैन की वजह से जो सही है उनको भी ब्लेम करो तो वो गलत बात है ना। हम एज्यूम करते हैं, जैसे कोई पुलिस पकड़ता है हमें तो हम एज्यूम करते हैं कि ये अब पैसा ले लेगा, 100 रुपए में हमको पटा देंगे हम उसको, हमारे माइंडसेट ही है, करेक्ट। तो वो गलत चीज है। जैसे हाउसी जो खिला रहा है बंदा, हम एज्यूम करेंगे वो ब्राइब लेगा ही, ऐसा जरूरी है नहीं। एक बार आपने आपने एक ब्राइब दी और वो सक्सेसफुल हुआ तो हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेजोरिटी में अगर वो बायस नहीं होता, सिंपल, मेरी बात पॉइंट वो है। क्लियर अनोखी? हाँ सर। ओके चलो, नेक्स्ट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड पे आ जाते हैं, पेज नंबर 52। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना, कि वो नहीं है? है सर। ओके। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में non-random sampling includes all those method of sampling in which all the units of the population do not have equal probability। इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप जानबूझ के कुछ स्पेसिफिक पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि 11th-12th का कॉमर्स का लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, याद हो तो, कि मैं 11th-12th में अगर मुझे बोला जाए कि आप 11th-12th में से सिलेक्ट करो तो मैं कॉमर्स को ही सिलेक्ट करूंगा। रीजन फॉर दैट, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स टीचर। इक्वल चांस सबको नहीं दे रहा मैं कैसे दे रहा हूँ, मैं बायस हो रहा हूँ, क्लियरली बोला है, बायस लिखा है देखो, डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, डू नॉट हैव, चांस सबको नहीं मिलता। ओके क्लियर? नॉन रैंडम सैम्पलिंग में पता चला सबको? यस सर। ओके चलो, अब उसमें पर्पसिव और डेलिब्रेटली सैम्पलिंग। अब डेलिब्रेट सैम्पलिंग, अब उसका मतलब क्या है देखो। पर्पसिव सैम्पलिंग इन द मेथड इन विच investigator himself make a choice of sample items which is in his opinion are the best representative of the universe। मैं खुद कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा। अब आपके दिमाग में बहुत चांसेस है ऐसा होने के कि मैं अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल किसी को, ठीक है, तो मैं ऐसा चांसेस है कि मैं ऐसा सोचूं कि नहीं मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स को, सबके दिमाग स्टूडेंट्स के दिमाग में तो होता ही है कि हर एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट तो होता ही है, और खास करके जिनके मार्क्स कम आते हैं ना वो तो ऐसा ही होता है, टीचर को जो जो ज्यादा मार्क्स आते हैं ना वही पसंद होते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर मैं बायस हो जाता हूँ तो उसको डेलिब्रेट और पर्पसिव सिलेक्ट सैम्पलिंग बोला जाएगा। मैं स्पेसिफिक पर्सन को ही सिलेक्ट करूंगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, देखो एक बार उसमें डेफिनेशन को पढ़ लो, फिर डाउट हो तो पूछो। सर यस। नहीं तो ऐसे तो बहुत टीचर्स होंगे ना कि सर जो हाँ यानी हाँ ये हाँ पर्पसिव सैम्पलिंग करते होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। वो तो कॉमन है, पर्पसिव सैम्पलिंग मतलब वो कॉमन है। वो तो हर जगह पे होता ही है। तो सिंपल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएगा ना तो उसमें भी आपको बायसनेस तो मिलेगी ही देखने को। बायसनेस तो देखो कहीं ना कहीं हर जगह पे मिलेगी। देखो है ना, इनजस्टिस देखो हर जगह पे दिखेगा, तो ये लगेगा कि मेरे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपका काम अच्छा है, आप बोल्ड, आपका वर्क अच्छा है तो वो आपका सामने आएगा। ओके हाँ, एक बार दो बार चांस नहीं मिल सकते। जैसे लोग बोलते हैं, काफी सारी चीज होती है कि स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स में भी बायसनेस होता है। पार्थिव पटेल आप सबको पता है, करेक्ट? तो ही वॉज अ क्रिकेट, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और उनकी हार्डवर्क भी जानता हूँ। ही एज अ प्लेयर हैज वर्क लॉट। उनको चांस मिला एट एज ऑफ 70,
या 17 या 16 की एज में उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का चांस मिला था। तो दैट इंक्लूड अ लॉट ऑफ हार्डवर्क एज वेल एज पॉलिटिक्स, दोनों चीज इंक्लूड हुआ था। ठीक है, अब ये जो आप लोग काफी सारे क्रिकेट की बात नहीं करूँ, नॉर्मल रियल लाइफ में भी बात करूँ, आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, चलो आपके खुद की बात कर रहा हूँ, आप इक्वल चांस देते हो? वेदांत, तुझे कौन सी चॉकलेट पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा स्नीकर्स। स्नीकर्स। तू बाहर जब भी तेरी इच्छा हो चॉकलेट जाने तो सबसे पहले किसको चांस देगा? स्नीकर्स पसंद। तो वो तू पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग हो गया ना तेरा। हाँ सर, जो यानी सबसे अच्छा लगता है वही लेना। करेक्ट। तो हम लोग हर बार वो करते, एज अ ह्यूमन बीइंग हम करते क्योंकि हमें पसंद है, वो हमें जो पसंद है वो हम पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे स्नीकर्स है, उसके जैसे कोई दूसरी भी आती होगी, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, बट हम वो क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं यार, ये मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए। क्लियर? ओके, चलो। यस सर। उसमें thus in this method selection of the sample items is not left for to the chance factor। चांस सबको मिलता है उसके बाद सिलेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। आपको फेवरेट, आपकी जो फेवरेट है वो उसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है। इट इज सिंपल मेड बाय द चॉइस, चॉइस पे डिपेंड करता है। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज स्पेसिफिकली suitable when some sort of item in the universe are special significant and ought to be included in the sample। अगर बहुत अच्छा हो तो आप कंपल्सरी सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो ठीक है, उसको हम लोग पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग बोलेंगे। For example, an investigator is made to be made relating to the iron and steel industry in India, then the inclusion of such industries, the Tata and iron is obviously a purpose। अगर जो फेवरेट है, जो बेस्ट है, हम उसको ही लेने वाले हैं। ओके, एक मिनट, एक मिनट। जैसे मैंने बोला कि पर्पसिव और जैसे इसको बोला वेदांत भाई उसकी फेवरेट चॉकलेट जो है उसको ही लेने वाले। हम भी अगर इंडस्ट्रीज की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाए तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे? टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो क्यों? कि वो बेस्ट है और हमें क्या चाहिए? बेस्ट है। ओके, क्लियर एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, अभी स्ट्रेटिफाइड एंड मिक्स सैम्पलिंग, ये इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। देखो सर्टिफाइड एंड मिक्स सैम्पलिंग में इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। थोड़ा ड्राइंग बुरा है, बेयर कर लेना। सर मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं कर। मेरिट्स और डीमेरिट्स है, ओके सॉरी, तो मैं स्किप हो गया। ओके चलो पहले मेरिट्स कर लेते हैं। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ इंक्लूजन ऑफ आइटम और सैंपल विच इज स्पेशल सिग्निफिकेंट। अगर स्पेशल सिग्निफिकेंट है, कोई स्पेशल टैलेंट है, तो उसको कंपल्सरी सिलेक्ट करो। धोनी को सब लोग जानते हैं, ठीक है, काफी लोगों का फेवरेट प्लेयर भी होगा, तो वो, हाँ, तो वो स्पेशल क्रिकेटर था, इससे उसको सिलेक्ट किया गया। आप लोग ने उसकी मूवी भी देखी है, आपको पता है कि उसके स्ट्रगल बहुत था, उसको फर्स्ट चांस में चांस नहीं मिला था, बट वो स्पेशल क्रिकेटर था, उसका काम बोला और वो उसको कंपल्सरी सिलेक्ट करना पड़ा। उसके साथ भी 2-3 क्रिकेटर थे जो विकेट कीपर थे, बट वो एक बैट्समैन क्रिकेटर था, विकेट कीपर था, और बाकी सब विकेट कीपर बैट्समैन थे। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है कि बैट्समैन विकेट कीपर मतलब उसकी बैटिंग अच्छी थी, विकेट कीपिंग ठीक ठाक थी, और इधर विकेट कीपिंग अच्छी थी लेकिन बैटिंग ठीक ठाक थी। तो उस वक्त स्पेशल टैलेंट था, इसलिए उसको मिल गया। तो इसमें मेरिट क्या है? अगर आप स्पेशल होंगे तो आपको सिलेक्ट होने का चांस मिलेगा। ओके, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डिलिबरेटली टर्न इनटू पर्पस ऑफ अ स्टडी। आप जानबूझ के उसको सिलेक्ट करते हो ताकि आप उसको समझ पाओ। कोई भी ऑप्शन को आप जानबूझ के सिलेक्ट करते हो जाके आप समझ पाओ उसको। ओके, थर्ड, इट इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग। इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता है कि ये अच्छा है, चलो इसको सिलेक्ट कर लो। ओके चलो, ये इसमें मेरिट्स में डाउट हो तो पूछो।
demerits. There is a possibility of personal bias. ये तो ऑब्वियस है, नाम ही पर्पसिव है, तो डीमेरिट में बायस होना तो वो तो जरूरी होगा ही. सेकेंड, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल. कई बार क्या होगा कि जैसे नेपोटिज्म की आप बात कर रहे थे, तो वो एक पर्पसिव हो गया, डेलिब्रेट हो गया. अब ऐसा बोलना कि भाई वो बंदा सही नहीं है, गलत है, हाँ पॉसिबिलिटी है. आप ऐसा बोल सकते कि ये रोल तो ये एक्टर अच्छा कर सकता था, बट पता नहीं है, उसने ऑडिशन दिया और वो नहीं चला, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो यस, पर्सनल बायस की वजह से हम बोल सकते हैं रिजल्ट डाउटफुल हो सकता है उसका. ओके, क्लियर? ये पढ़ लो और मीटिंग रिजॉइन करो, उसमें डाउट सॉल्व करवाता हूँ मैं.